जन साथियों, येलो बुक की 10वें दिन की क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हैं अपन के अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपट्टनम नगर बसाया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा जो खारवेल था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धर्म गुरु उपगुप्त। अशोक की माता का नाम शुभदांगिनी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा और कारुबाकी नाम की अशोक की 2 पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और आयमेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 थी और अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में फैनथेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डायोनियस, जो कि मिस्र का एक राजदूत था, जो कि मिस्र के राजा फिलाडेम्स, जो कि टॉमसी सेकंड कहा जाता है, ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख माना गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रुम्मनईदेही में है, जो कि अशोक का एक कोना अभिलेख ग्रीक और आयमेयिक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। इम्पोर्टेंट है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को तीर्थ, जिसे महामात्र कहा जाता था, थे। इनकी संख्या 18 होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर में के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय, जो कि अर्थात इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय माना। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है ब्राह्मण साम्राज्य। तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंगवा काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था और पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सुमुख ने कर दी थी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक लिपि और ब्राही लिपि थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंशों में ही शासकों ने शुरू की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है कुषाण वंश। तो पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था।
उन्हीं में से एक कुषाण थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडेफिसेस जो कि था, इसने 15 ईस्वी में इस वंश की शुरुआत की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 18 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था, जिसे शक संवत कहते हैं। यह सब संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में अभी भी लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक जो कि राजवैद्य थे वो रहते थे, और इसी के समकालीन जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अश्वघोष भी था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, जिनसे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कनिष्क के जो कि पुरोहित और संरक्षक भी थे। कनिष्क ने दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष के बुद्धम चरित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। यह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को सबसे अधिक आय होती थी। इसके साथ 10वीं क्लास भी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।